वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान है पवन रावत जी, जो एक अनुभवी वकील और मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं। 20 साल से अधिक के अनुभव के साथ पवन जी ने युवा, वयस्क और 60 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों के साथ काम किया है। वे मानते हैं कि आज की बदलते समाज के केवल कानून और व्यवस्था समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं है। पवन जी का दृष्टिकोण यह है कि नई समस्याओं के लिए नई समाधान की आवश्यकता होती है। रिश्तों में उत्पन्न समस्याओं की जड़ तो समझना आवश्यक है ताकि सही समाधान पाया जा सके। उनकी पहल एडिशा पारिवारिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के समाधान खोजने का प्रयास है। उनका उद्देश्य विवादों को शांति से हल करना और पक्षों के बीच के मतभेद को समाप्त करना है। पवन जी का मानना है कि मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन से न केवल रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि यह समय और धन दोनों की बचत भी करता है। वेरी वार्म वेलकम पवन जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर यू टू परस्यू ए कैरियर इन बोथ लॉ एंड साइकोलॉजी? देखिए, वकालत के क्षेत्र में ज्यादातर लोग एक विकल्प के तौर पर आते हैं। हमारे देश में वकालत के बेस में ज्यादातर लोगों ने इसको एक विकल्प के रूप में चुना, क्योंकि हर कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहता है जहां पर उसको एक पद मिले और उसे पैसा मिले। लेकिन जरूरी नहीं कि वहां तक हर कोई पहुंच पाए। तो उस समय जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय हमने भी ऐसी चीजों को, ऐसे सब्जेक्ट्स को चुना जिससे हम शायद कोई आईएएस ऑफिसर या फिर कोई अच्छे डॉक्टर बन पाते। तो वकालत के पेशे में आना एक विकल्प के तौर पर था, जो पूरी तरह से नहीं था। और हर व्यक्ति हर चीज को अलग तरीके से देखता है। अगर आपके अनुभव या आपका बाहरी वातावरण ऐसा रहा, तो आप जिस प्रोफेशन में होते हैं, आप उसी तरीके से उस प्रोफेशन में काम करते हैं। तो जहां तक हमने पढ़ा कि एक वकालत कोई पेशा नहीं है, ये एक समाज सेवा है। और ये सोच बहुत पहले से थी। शायद हम वकालत के पेशे में प्रोफेशनली चीजों को नहीं कर पाए, हमने इसको एक सेवा भाव से लिया। तो जब भी कोई इंसान हमारे पास अपनी समस्या को लेकर के आता था, तो उनकी समस्याएं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको एक मानसिक शांति प्रदान करती थी और समस्याओं का समाधान बहुत तेजी के साथ और कम समय में हो जाता था। अगर मैं 2004 की बात करूं, जब हमने वकालत के पेशे में कदम रखा, तो उस समय देश की जो स्थितियां थी हमारी न्याय प्रणाली को लेकर के, उसकी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के लोगों का विश्वास कम हो रहा था। लेकिन उनके पास अपने जो शोषण उनके साथ हो रहा था, या अन्याय उनके साथ होता था, या इनजस्टिस उनके साथ होता था, तो उनको एक मानसिक शांति नहीं मिलती थी। क्योंकि इतने लोगों के साथ काम करना और हमेशा एक ही समस्या सामने आना कि मेंटल पीस गायब। अगर कोई समस्या में आता है, विवादों में आता है, तो वो मेंटली रूप से मैंने परेशान ही देखा या डिस्टर्ब देखा। और वकालत के क्षेत्र में आने से पहले मैंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ अध्ययन किए, जिसका लाभ मुझे इस सेवा में मिला। और जरूरी नहीं कि जो समस्याओं के समाधान के लिए हमने जो संस्थाएं बनाई, वो अपने सही रूप में काम कर रही है। फिर चाहे वो मीडिया हो, या फिर न्यायिक प्रक्रिया हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने पेशे के रूप में नहीं चुनी थी। अभी ज्यादातर चीजें जो हो रही है वो प्रोफेशनली हो रही हैं। तो उसका जो एक सार्थक परिणाम निकलना चाहिए था, वो निकल नहीं पाया। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने वकालत के पेशे में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, जिससे लोगों की समस्याएं या उनको जो एक मानसिक शांति प्रदान होती थी, उससे उनको जो राहत मिलती थी, वो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया से नहीं मिलती थी। और उसमें उनके बीच में जो मतभेद रहते थे, वो बने ही रहते थे। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समस्याओं के समाधान के लिए हमें कारगर लगा और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। Sir, तो moving to ऐसा the कुछ। and technical one, please describe the challenging cases you handle and how you approach it. देखिए, अगर मैं किसी केस का एग्जांपल दूं, तो शुरुआत में मान करके चलिए मेरे पास कोई एक पैसे के लेन देन को लेकर के मामला आया। जब आपसे कोई कर्ज लेता है, तो उस समय आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, तभी आप उसको कर्ज देते हैं। राइट। और जब आप उसको पैसा उधार देते हैं और वो समय पे नहीं चुकाते हैं, तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग न्यायालय का रास्ता चुनते हैं। और हमें ये सोचना होता है कि जब हमने किसी की आर्थिक मदद की, तो वो किस लिए की, क्योंकि आप या तो रिश्तेदार थे या दोस्त थे। तो जब वो पैसा सही समय पे नहीं देता है, तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सही कारण क्या है। और मान लीजिए ऐसा ही कोई एक मामला मेरे पास आया, तो हमने उसको एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की।
जो कि इस प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा उल्टा था। लेकिन फिर भी वो चीजों को समझते थे, और जैसे कि आज फाइनेंस कंपनी है, बैंक्स हैं, वो इतने बड़े स्तर पर लेन देन का काम करती हैं, तो वो मुनाफे में है, क्योंकि उनका अगर वो पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा आ रहा है, उसकी रिकवरी हो रही है। तो ऐसे ही जब हम आम लोग लेन देन करते हैं तो हमने एक संस्था बनाई, न्यायालय। अगर आपका कोई पैसा नहीं देता तो आप न्यायालय में जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक समाधान है। लेकिन समस्या ये थी कि अगर कोई लेन देन का मामला कोर्ट में जाता है तो बहुत खर्चीला और लंबे समय लेने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई फाइनेंस कंपनियां जब लोन देती हैं तो उसकी एक उनकी अपनी प्रोसेस है। हमने इसको आउट ऑफ कोर्ट इसको फॉलो किया और इस तरीके से समस्याओं का समाधान किया, और ये हमारी न्याय प्रक्रिया में पहले से ही शामिल है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, एडीआर। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस पे ध्यान दिया है और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं, और मुझे लगता है कि जो चीजें हमें करनी चाहिए थी अब उसका समय भी आ रहा है। इट मे बी पॉसिबिलिटीज कि हमने कुछ चीजें ऐसी की जो सार्थक नहीं थी, हमने उसको अलग तरीके से किया। तो ऐसे मामले, लेन देन के मामले इतने बढ़े, और आज कोई इंसान एक दूसरे की आर्थिक मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन एक अलग वे में की, जिससे समस्याएं बढ़ी। और आज स्थिति ये है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जहां से उन्होंने समाधान लिए वहां सालों उनको लगे और उनके रिश्ते प्रभावित रहे। जब तक कि विवाद रहता है तब तक दो पक्षकारों में मतभेद बने ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 40-50 साल से चल रहा है तो ये अभी भी चल रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर अब मैं दूसरा मामला, कोई पारिवारिक मामला रखूं आपके सामने, तो मान लीजिए मेरे पास जो पहला मामला आया था, वो देखिए वकील के पास जो पहले शुरुआत में जो काम आता है वो उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों के आसपास से जहां जानकारी होती है वहीं से आती है, क्योंकि वकालत के पेशे में शुरुआत में बहुत सारे बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं। अगर मैं जूनियर्स की बात करूं तो करीब 5-6 साल तक उनको कोई काम नहीं मिलता, तो वहीं से स्थितियां बदलती हैं। इट में भी कि अगर कोई 30 साल की उम्र में वकील बनता है तो उसको पैसा चाहिए होता है, और अगर सोचने की बात यह है कि अगर वो समस्याओं के साथ पैसे को डील करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने क्लाइंट के साथ कुछ अच्छा जस्टिस कर पाएगा। तो यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं कि इस प्रोफेशन में जूनियर्स के साथ थोड़ा सा चीजें नहीं हो पा रही हैं, ताकि वो इस काम को एक सही सेवा के रूप में भी कर पाए और प्रोफेशनली भी कर पाए। तो फोकस पूरा का पूरा प्रोफेशनली होता है, तो शायद इसमें भी कि एक वकील अपने पक्षकार के साथ सही तरीके से जस्टिस नहीं कर पाए, अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाए। तो पारिवारिक मामलों की अगर मैं बात करूं तो ये मामले भी पारिवारिक न्यायालय में जाते हैं तो बहुत समय लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, जब तक मतभेद रहेंगे तब तक शायद हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। जहां पे भी समस्याएं आती हैं, विवाद आती हैं, तो सबसे पहली स्थिति हम इंसानों के साथ यही होती है कि हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, या हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और ये कॉमन चीज है, ये लॉ और साइकोलॉजी ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित है। तो मान लीजिए मैं वकील हूं और मेरे पास मेरे आसपास का ही कोई व्यक्ति अपना पारिवारिक मामला लेकर के आया, तो शायद हो सकता है कि लोग सोचेंगे प्रोफेशनली इसलिए नहीं कर रहा कि आप एक सामाजिक हो, आपका दोस्त है। लेकिन मान करके चलिए, पारिवारिक मामले समाज से जुड़े हुए होते हैं, ये मामले अलग हैं, ये समाज से जुड़े होते हैं। और अगर मान लीजिए हमने गलती से एक संस्था बनाई पारिवारिक न्याय, तो लोग तो उसका हिस्सा बनेंगे। तो 20-22 साल पहले ज्यादातर लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं के लिए सिर्फ वकील के पास जाते थे, किसी मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते, और जाते भी थे तो जहां पर ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हो पाना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो जिनको कि तलाक का आधार माना गया है। तो ये एक सही रीजन है, वहां पर मनोचिकित्सक के पास सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन होती है। लेकिन पारिवारिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सुलझाया जा सकता है, दवाइयों से नहीं। मनोचिकित्सक का जो इस्तेमाल हुआ वो थोड़ा सा अलग हुआ, मैं इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए 20 साल पहले मेरे पास कोई एक पारिवारिक मामला आया जिसमें कि हस्बैंड की जो वाइफ थी वो उसको मारने के लिए दौड़ती थी। हाँ, तो उस समय मान करके चलिए कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया जिसकी शादी को 13 साल हो और उसका एक 12 साल का बेटा है, और वो अपने तलाक के कुछ आधार हमें बताता है, जैसे कि मेरी वाइफ मुझे मारने को दौड़ती है, बच्चे को ढाल बना लेती है। तो ऐसी स्थिति में एक वकील उसको तलाक के लिए हाँ करेगा? ये कैसी पत्नी के साथ रह रहे हो जो आपको मार रही है? और सामाजिक रूप से ये बुरा भी माना जाता है, हर इंसान पे इसका एक इफेक्ट भी पड़ता है कि मैं घर का मुखिया हूँ। लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या रहे कि आज की स्थिति यह है कि आपकी पत्नी आपको मारने के लिए दौड़ रही है? एक वकील आधार बनाता है, अगर आधार नहीं होते हैं तो बनाए जाते हैं, और
तलाक की प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें एक लंबा समय चलता है, एक दूसरे को गलत साबित करना होता है, सही साबित करना होता है और वो सालों तक चलता रहता है। अब मान करके चलिए मैं इसी केस को आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि आउट ऑफ कोर्ट तो 12-13 साल की शादी है, 12 साल का बेटा है, आपने जब शादी की तो एक दूसरे को चुना, 1 साल 2 साल सही चला, स्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी और जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो वो खुद ही अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है, तो उसमें ज्यादातर कारण वो खुद होता है। मान लीजिए 13 साल की शादी है, आप एल्कोहलिक थे, आप पहले कम पीते थे, फिर धीरे धीरे शादी आगे बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी, आर्थिक स्थितियां खराब थी, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और आपकी पत्नी आपको कुछ बोलती थी, पहले आप थोड़ा गुस्सा करते थे, फिर आपकी गुस्से की डेंसिटी बढ़ी, फिर शब्दों का अभद्र व्यवहार, फिर उसके बाद हाथ पैर का चलना, क्रोध आना, फिर वो वायलेंस में बदल जाना, फिर उसके बाद एक माँ जो होती है उसका अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर बेटा है, बेटा ही था उनका, तो वो भी उसके साथ शामिल हुआ, वो बहुत टाइम से उसको देख रहा था। तो आज की स्थिति ये बन गई थी कि माँ बेटे दोनों मिलकर ही उसको मारते थे या डांटते थे या जो भी करते थे। ये इस तरीके का व्यवहार ज्यादातर घर के मुखिया को तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन वो इसके कारण को नहीं समझता, वो सामने वाले को दोष देता है। तो जब सेशन होता है, कोई काउंसलिंग सेशन होता है, तो उस समय हमें भी नहीं पता था कि ये काउंसलिंग है या हम कुछ ऐसा चीजें कर रहे हैं, ये जाने अनजाने हो रहा था, क्योंकि हमने पारिवारिक मामलों को ज्यादातर एक सामाजिक सेवा के रूप में लिया। ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक सेवा भी हो सकती है। मैं भी उस समय ऐसा इस चीज से अवगत नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ उल्टा चल रहा है या मेरी अपनी इच्छा है या मेरे से ही ये हो पा रहा है, जबकि इसके लिए एक न्यायालय भी है और एक कानून भी बना हुआ है। लेकिन ये एक अलग तरीके का एक सेटिस्फेक्शन, एक रेस्पेक्ट मिलता था। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 या 2 सेशंस हुए और हस्बैंड को ये चीजें समझ में आई कि इसका कारण मैं हूँ, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 सेशन में ही वो बिल्कुल वापस से अपनी उसी स्थिति में आ जाता था और वैवाहिक जीवन बच जाता था। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिससे किसी के विचारों में या जिसको वो गलती नहीं मान रहा है उसको रियलाइजेशन, इसमें मनोविज्ञान में कुछ ऐसे थेरेपी हैं जिसके थ्रू हम चीजों को बदल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इनको पढ़ा जाए या फिर इनको देखा जाए। तो उस समय की बात करें तो इन चीजों को कोई नहीं जानता था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज्यादातर लोग मनोचिकित्सक के पास सिर्फ मेडिसिन के लिए जाते थे और इसको तलाक का आधार बनाने के लिए, जिससे कि कोई एक मेडिकल रिपोर्ट उनके पास हो जिससे उनको तलाक लेने में मदद मिले। तो कहीं पर भी मनोचिकित्सक ने शादी को बचाने या रिश्तों को बचाने पे काम नहीं किया। ये एक थोड़ा सा कड़वा सा है, लेकिन हाल ही में 4-5 साल से ये चीजें अब हो रही हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई थेरेपिस्ट नहीं होता था। हमारे पास जो अपनी कुछ थेरेपी थी, जैसे कि नेचुरल थेरेपी, अगर किसी व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो वो नेचुरली अपनी इस नेचर के साथ शामिल हो जाए, सुबह टाइम पे जगह टाइम पे सोए, अच्छा खाना ले, इस चीज से भी चीजें बदलती हैं, दृष्टिकोण बदलता है। तो हम इन छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करते थे। एल्कोहलिक अगर कोई एडिक्शन होता था तो वहां पे भी हमारे बुजुर्गों ने कुछ चीजें बनाई थी, हम उनको इस्तेमाल करते थे। हमारे पास कोई ऐसा आज के समय के हिसाब से ऐसी कोई व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी। तो पारिवारिक मामला ये एक मैंने आपको बताया, लेकिन पारिवारिक मामले इससे भी बड़े गंभीर होते हैं। तो अगर आप आगे कभी इसका जिक्र करेंगे तो मैं आपके सामने ऐसे कुछ केसेस रखूंगा और इससे लोगों को फायदा भी होगा। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या की डिफरेंस होता है एक टीनेजर और एक एडल्ट की काउंसलिंग के वक्त? बिल्कुल, मेरे लिए ये चैलेंजिंग है। अगर मैं आपको 10 साल या 15 साल पुरानी बात बताऊं तो मैंने पहली बार काउंसलिंग शब्द यूज किया था 2017 में, क्योंकि ये काउंसलिंग को लेकर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियंस के लिए नया है और पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, इसको किसी से साझा नहीं किया जाता। कोई भी अपनी निजी बातें हमारे देश में इंडियंस एक दूसरे से साझा नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा दोस्त रिश्तेदारों से। तो बात ये आती है कि काउंसलिंग की जरूरत क्यों है। तो हमारे देश के लिए वैसे भी ये नई चीज है, लेकिन हम पहले कैसे अपनी पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं उनको रिजोल्व करते हैं। तो पहली चीज ये है कि हम किसी से साझा नहीं करते, किसी थर्ड पर्सन से, और अगर ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से। लेकिन बात ये आती है कि वो कितने एक्सपर्ट, घर के बुजुर्ग माँ बाप कितने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी खुद की शादी को कैसे चलाया, उसको कैसे संभाला। तो उनकी जो समझाइश है वो बिल्कुल काम नहीं करती। वकालत के पेशे में मैंने जो चीज सबसे ज्यादा डायग्नोज की है वो पारिवारिक समस्याओं में यही है कि हम अपनी पारिवारिक समस्याओं को हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर के सुलझाना चाहते हैं, जबकि
ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अगर एक पत्नी है तो उसके घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे, अगर पति है तो उसके घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे, तो कभी भी कोई भी मीटिंग पारिवारिक समस्याओं में सक्सेस नहीं हुई। मुश्किल से 2 या 3% लोग कुछ चीजों को समझते होंगे, साइकोलॉजी को समझते होंगे, मनोविज्ञान उन्होंने पढ़ा होगा और समस्याओं के जो समाधान के कुछ तरीके उन्होंने पढ़े होंगे, तो शायद हो सकता है कि लोगों ने इसको किया हो। लेकिन 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ, अभी भी यही चल रहा है कि ज्यादातर दोनों पक्षकार एक साथ बैठते हैं और वहां आरोप के अलावा कुछ भी चीजें नहीं होती, और जो कुछ चीजें टैबू की तरह देखी जाती है उन पे कोई बात नहीं करना चाहता, जो कि असल समस्याएं हैं। अब मैं इस चीज को काउंसलिंग से रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में काउंसलिंग को प्रायोरिटी पे नहीं लेते और ना ही थर्ड पर्सन से बात करते हैं। और अगर हम जिनके साथ इस चीज को साझा करते हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको खुद वो अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर के एक दूसरे पक्षकार के साथ सपोर्ट वाली भावना के साथ काम करते हैं, तो सक्सेस नहीं। अब बात करते हैं काउंसलिंग कैसे काम करती है। जैसे कि एडल्ट्स के साथ और हमारे जो पुराने जो 10 साल से 15 साल पुरानी शादियां हैं, जो 30-35 साल से ऊपर के हैं, और जो 25 से 35 साल के, तो 25 से 30 साल के जो बच्चे हैं वो इन चीजों से थोड़ा अवेयर है। अभी की जो जनरेशन है वो चीजों से अवेयर ज्यादा है, क्योंकि 5 साल में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, उन्होंने इन चीजों को देखा है। और रिश्तों की बात करें तो अब रिश्ते ज्यादा बन रहे हैं, पहले संभावनाएं कम होती थी रिश्ते बनने की, शादी से पहले के रिश्ते और शादी के बाद के। पहले शादी होती थी और बड़ी मुश्किल से किसी की कोई डिजायर पूरी नहीं हो रही है तो वो रिश्ते बनाता था और उनका पता भी नहीं चलता था। आज चीजें बढ़ रही हैं, तो 5 साल में ये जो चीजें मैं एडल्ट में देख रहा हूँ, तो वो काउंसलिंग को पॉजिटिव वे में लेते हैं, खुल करके अपनी बात रखते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि काउंसलिंग शब्द हमने पहले 2017 में लिस्टिंग किया। मैंने पहली बार डिवोर्स लॉयर की जगह साइकोलॉजिस्ट काउंसलर शब्द का इस्तेमाल किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल 4 साल तक मेरे पास कोई लीड नहीं आई। बड़ी विचित्र सी बात है ये। फिर हमने थोड़े से कुछ कीवर्ड की नॉलेज आई, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल हेल्थ के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस समय ये चीजें थी ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं। 2017 में मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को बोलता था कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट को चुनो, उनको शायद वो चीजें सही नहीं लगती थी। अगर मैंने क्षेत्र में किसी से हेल्प मांगी, मैंने वकीलों से हेल्प मांगी, तो सुनते थे, अच्छा लगता था, अच्छा विचार है। लेकिन अगर अगली बार आप जाते हो तो वो बोलते नजर आते थे कि पेट पे लात मार रहे, आ गया ये पेट पे लात मार। आप समझना, अगर किसी हाई अथॉरिटीज पे भी हमने कभी बात की कि पारिवारिक समस्याओं को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, ये एक परिवार जो है वो इकाई है, देश की इकाई है। हम आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवार ही विकसित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कैसे हो पाएंगी। तो काउंसलिंग शब्द की बात करें तो कोई लीड नहीं थी, बल्कि मेरे पास एक विद्यालय से एक कॉल आया काउंसलर का, जिन्होंने एमए किया था। तो विद्यालय से एक कॉल आया, उन्होंने अपने स्कूल की किसी बच्ची को लेकर के केस मेरे से साझा किया, जो एक अच्छी स्टूडेंट थी। अचानक उसको क्या हुआ, वो मेरिट में भी आई थी, तो उसको पहली बार ये काम करने का मौका मिला, लेकिन उसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। तब 2018 में मेरे पास ये केस आया था, तो उनसे डिस्कशन हुआ और काफी मैंने उनकी हेल्प की। उसके अलावा आसपास मैं तलाशता था कि कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट हो जो विदाउट मेडिसिन काम करता हो, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिला। जो मिले उन्होंने 25 साल 30 साल पहले कभी पीएचडी कर रखी थी और वो घर में बच्चे पाल रहे थे। आज हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 25-30 साल पहले साइकोलॉजी में पीएचडी की थी और वो सब काम भूल गए थे। फिर उनको शामिल किया, उनको इसके बारे में बताया, क्योंकि 20 साल से हमने काम किया तो हमारे लिए ये चीजें बहुत टिप्स पे आ गई हैं, क्योंकि वकील के पास ही लोग समस्या लेकर के आते और हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते थे और हमने इसको किया। तो बात करते हैं कि काउंसलिंग शब्द जब, तो वो जो अलवर से मेरे पास केस आया तो मुझे एक धक्का सा लगा कि उसका पे स्केल बहुत अच्छा है। वो एक विद्यालय में एक टीचर है, उसको अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेकिन वो जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पा रहा। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर चाहे फैमिली कोर्ट हो, जहां पर कि 3-3 काउंसलर्स होते हैं जो पारिवारिक समस्याओं पे काम करते हैं, तो वहां से भी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट को किसी ने सही तरीके से नहीं लिया और ना ही उनको मौका मिला काम करने का। अब अगर मौका ही नहीं मिला तो वो काम कैसे करेंगे? तो पारिवारिक समस्याएं या रिश्ते, इन पे कभी हमारे देश में ना तो बातचीत हुई, ना इसकी कोई एजुकेशन है और ना ही हमारे बुजुर्गों को ये आता है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब चलिए कोई बात नहीं, आज इन चीजों पे बात हो रही है। तो काउंसलिंग शब्द 2017 में नया था और हमने लिस्ट किया तो 2-3 साल तक मेरे पास कोई भी इंक्वायरी नहीं आई, और अगर आती भी थी तो कुछ टॉपिक थे शादी को लेकर के, कुछ चीजें टैबू हैं मजाक बनाने के लिए, इस तरीके से। सीरियसली कभी कोई अच्छी लीड नहीं आती थी। खैर 2019 में कोविड आया और उस समय एक ठहराव आया, ये एक बड़े स्तर पे ठहराव था। तो कोविड का टाइम
सबके लिए एक नया अनुभव था और एक ठहराव था, जिसने मानसिक विकास को थोड़ी गति दी, क्योंकि जिज्ञासाएं जो दबी हुई थी वो अब बाहर आ रही थी, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल, आपके पास भरपूर समय, नई नई जानकारियां आई और अब हमारे पास भी कॉल आने लगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मैं इसको रिलेट करता हूँ एडल्ट्स के साथ, तो वो तो जागरूक हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं 35 साल से ऊपर के हैं, तो उन्होंने इन चीजों को अभी देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो काउंसलिंग के लिए कदम नहीं उठाते। अगर कोई उच्च पद पर है या किसी अच्छे पद पे है तो ये भी एक कारण है। दूसरा हेजिटेशन है कि हम समाज ने कुछ पहले सामाजिक जो हमारे नियम कायदे जो पहले से हैं वो बहुत गहराई के साथ जुड़े हो, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस चीज को अभी खुले विचारों से नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे देश में अभी 3 या 4 तरह की जनरेशन है, तो विचारों का टकराव है। जैसे मान लीजिए फैमिली काउंसलिंग, तो उसमें पूरे परिवार को शामिल होना होता है, लेकिन हमारे साथ समस्या आ रही है कि या तो पत्नी आ रही है या पति आ रहा है। तो 35 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादा समस्या है। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि समस्या इतनी बढ़ चुकी है उनकी पारिवारिक कि वो खुद को दोषी मान रहे हैं। भले ही बाहर की तरफ वो सामने वाले को दोषी मान रहे हैं, लेकिन वो खुद भी दोषी हैं, और वो जो दोष हैं वो बहुत छोटे छोटे से। आप समझ पा रहे हैं? इश्यूज बड़े नहीं हैं। अगर आपकी एक छोटी सी आदत है जो बचपन में बन गई है कि कोई चीज आप मांग रहे हैं, जिद करके मांग रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है तो सर पीट रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं या फिर सामने वाले को हार्म कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें वो किससे साझा करेगा? करेगा ही नहीं। और काउंसलिंग में जब तक आप पूरी चीजें साझा नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये नई चीज है, और कहीं पे भी ज्यादातर लोग अपनी ऐसी चीजों को साझा नहीं करना चाहते। तो ये एक समस्या हमारे साथ चल रही है, और इसमें हमारा काफी पैसा भी खराब हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया से ही या फिर इंटरनेट से आपको आजकल काम मिलता है, और नई फील्ड है ये, अपने आप आपको कोई अप्रोच नहीं करता। और अभी ये समय रहेगा, लगभग 5-6 साल तक ये रहेगा, लोग अवेयर हो रहे हैं, और मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। Sir, moving to the next question, please explain the concept of forgiveness therapy and its benefit. देखिए, सीबीटी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, और मनोविज्ञानिक के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे देश में पिछले कई सालों से कोई ना तो रिसर्च हुए हैं और ना ही इस तरफ ध्यान दिया है। तो थेरेपी शब्द ही अपने आप में हमारे देश के लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है, क्योंकि शब्दों का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है लोग। थेरेपी, काउंसलिंग, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ चीजों को रखूंगा तो उसमें भी आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नजर आएगा, क्योंकि अभी जो चीजें हो रही हैं जो वो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अगर मैं शांतिपूर्ण हूँ, शांति से बात कर रहा हूँ, तब तक सारी चीजें सही है। अगर मैंने थोड़ा सा भी अपने आप में चेंज, मानसिक असंतुलन होया, तो सामने वाले के ऊपर ये इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही शब्दों का, हम इंडियंस भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच में फंसे हुए हैं। अभी जो चीजें आ रही हैं वो पश्चिमी देशों से आ रही हैं, तो ये काउंसलिंग, थेरेपी, ये चीज भी वहीं से आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाके बात करूं तो हनीमून एक शब्द है, ये पश्चिमी संस्कृति से आया है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो हनीमून शब्द है ही नहीं। तो जब आप किसी अन्य देश की संस्कृति को शामिल करते हैं या उसमें घुसपैठ करते हैं तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, और ये आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से। जैसे कि अल्कोहल, ये पश्चिमी संस्कृति की देन है और ये वहां की संस्कृति। भारतीय संस्कृति में आप चाहे कहीं से भी ले लो, इसको बुरा ही माना गया है। और हनीमून जो शब्द मैंने बताया वो शादीशुदा जो जोड़ा होता है उनके लिए है। पश्चिमी संस्कृति में जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ा जाता है ताकि वो एक दूसरे को समझे। लेकिन हमारे देश में हनीमून, ये सोच करके लोग हनीमून पर जाते हो कि हम एक दूसरे को जानेंगे, तो शायद ये सही नहीं होगा। ज्यादातर ये 7 दिन का हनीमून होता है हमारे देश में, जबकि एक दूसरे को जानने के लिए 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने का भी हो सकता है। तो ये पश्चिमी संस्कृति है जिसको हमने इस्तेमाल तो किया लेकिन उसके सही वे में नहीं किया। तो पश्चिमी संस्कृति से जो चीजें हमने ली हैं, हमने उसको संस्कृति के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जैसे कि हमारी संस्कृति है हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कोई संस्कृति 1 या 2 दिन में तो बनती नहीं, तो उसको अपने जीवन में लाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही काउंसलिंग, थेरेपी, इस तरीके की जो चीजें अभी पश्चिमी संस्कृति से यहाँ आ रही हैं, तो इसके साथ शामिल होना हमारे लिए थोड़ा सा भी
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम पूरी तरह से शामिल नहीं हो पा रहे। अगर मान लीजिए हम जो जो कपड़े हम जो हमारे देश की संस्कृति में जिस तरीके के पहने जाते हैं, तो कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो हमारा पहनावा है वो बिल्कुल अलग है। तो जब हमारे देश के लोगों ने कुछ चीजें ऐसी देखी पश्चिमी संस्कृति की, उसके बाद तो हम देखते ही आ रहे हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ा। तो उसका जो प्रभाव पड़ा वो मनोवैज्ञानिक था। अब मनोविज्ञान में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपका शारीरिक जरूरतें, आपकी सामाजिक जरूरतें, तो ये चीजें प्रभावित होती हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। तो हमारी संस्कृति में जब पश्चिमी संस्कृति शामिल हुई तो इसका एक बहुत गहरा प्रभाव हमारे देश में देखने को मिला। और जैसे जैसे कानूनी व्यवस्थाएं जो हमारे जो कानून व्यवस्था में जो बदलाव हुए, जैसे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है, इक्वलिटी, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ा। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। तो काउंसलिंग थेरेपी में जो सीबीटी की आप बात कर रहे हैं, ये एक थेरेपी है जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें सामने वाले के व्यवहार को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के, उसके बाहरी वातावरण को लेकर के, उसकी विचार प्रक्रिया को लेकर के, अगर किसी के पास इसका एक अच्छा उसने अध्ययन किया है या उसने इसमें कोई अनुभव प्राप्त किया है, वो इसको अपने पेशेंट के साथ करता है सीबीटी। ये मनोवैज्ञानिकों की सबसे पुरानी एक थेरेपी है और इसमें इंडियंस सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस सीबीटी को। ये एक कॉमन थेरेपी है। Sir, moving to the next question, what challenges do you face when working with elderly clients? पारिवारिक संघर्ष समाधान। पारिवारिक संरचना जो हमारे देश की है उसमें बुजुर्ग हैं, पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं। ज्यादातर परिवारों की जो संरचना होती है ऐसी ही होती है। तो अगर हम पारिवारिक संघर्ष को देखें तो उसमें आपको बुजुर्ग जो माँ बाप हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं रहती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो ये एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट 60 साल का एक बुजुर्ग है और एक 35 से 40 तक का जो व्यक्ति है जो शादीशुदा है उसके भी अपने बच्चे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे परिवार को संभालना। अगर कोई 60 साल का है तो वो किस तरीके से अपने व्यवहार को एक परिवार में बच्चों के साथ करता होगा, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि 60 साल की उम्र में वो कैसा हो गया होगा, किस तरीके से वो बच्चे के साथ डील करता होगा, और जो 35 साल का है वो कैसे डील करता होगा। परिवार में सभी लोग बिल्कुल, सबका अपना एक अलग मनोविज्ञान होता है। इतने भी कि कोई गुस्सीला हो, कोई शांत स्वभाव का हो, तो परिवार में ज्यादातर संघर्ष बने ही रहते हैं। तो आज इसके समाधान कुछ फैमिली थेरेपी की तरफ है। अगर कोई मनोवैज्ञानिक है जिसने की व्यवहार पर, लोगों के मनोविज्ञान पर, उनकी विचार प्रक्रिया पर और अपने देश की संस्कृति और उसके शास्त्र, क्योंकि हम इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपका देश जिन चीजों से गुजरा है, आपके बुजुर्ग रहे हैं, तो वहां से ही हमारी जो संस्कृतियां बनी हैं हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। भले ही वो आज थोड़ा सा टूट फूट गई है लेकिन हम गहराई के साथ उसके साथ जुड़े हुए। तो हमारी जो पारिवारिक की संरचना है उसमें बुजुर्ग हैं। तो पारिवारिक संघर्ष में ज्यादातर बुजुर्ग अलग विचारधारा के हैं और जो हाल ही में पिता बने हैं या जिनकी शादियां हो रही हैं वो अलग विचारों से चल रहे होते हैं, उनके अलग अपनी समस्याएं होती हैं। और चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो अपनी समस्याओं को खुल करके अपने माता पिता से साझा नहीं करता, इसलिए ये समस्याएं और ज्यादा हैं। राइट। फिर अगर वो अपने दोस्तों से भी साझा करता है तो वो उसके हम उम्र है, वो खुद कहीं ना कहीं ऐसी भावनाओं से आहत, तो वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में एक काउंसलर मददगार साबित होता है। तो वृद्धों के साथ चैलेंज ये है कि वो उनकी अपनी एक विचारधारा है और वो ज्यादातर पारिवारिक जो संघर्ष चल रहे होते हैं, जहां पर हमने एक समाधान निकाला फैमिली थेरेपी, पारिवारिक उपचार, उसमें वो शामिल नहीं हो पाते। लेकिन हाल ही में पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चे की शादी में समस्या चल रही है और वो भी उसमें एक समस्या बने हुए, जैसे कि इन लॉज इंटरफेरेंस है ना। और हमारे देश की जो संरचना है वो भी थोड़ी सी विभिन्नताओं से है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में शादियां जब होती हैं तो हम जानते हैं कि हमारे देश में 50-50 किलोमीटर पे संस्कृति बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो जब कोई एक बेटी दूसरे परिवार का हिस्सा बनती है तो उसके लिए भी चैलेंज होता है, वो अलग परिवार से पली बड़ी होती है। तो वृद्ध और बच्चों की जो बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें
परवरिश आती है कि 40 साल पुरानी जो हमारी परवरिश है उसको करने का क्या तरीका रहा, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वृद्धों के साथ और बच्चों के साथ। तो बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम आज अगर बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और माँ बाप उसको जान लेते हैं कि बच्चा तेज टोन में बोल रहा है, गुस्से में व्यवहार कर रहा है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। लेकिन जिनके साथ ये चीजें घट हो चुकी हैं वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रही, तो समस्या तो बनी हुई है। तो ये इसमें हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में, जैसे कि हम लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो मेंटल हेल्थ और इन चीजों को लेकर के काम कर रहे हैं, तो इट में भी कि शायद अब आने वाले समय में लोग इसको एक सही तरीके से लें, पॉजिटिव वे में लें, तो शायद तब इसके कोई सही परिणाम देखने को मिले। Sir, moving to the next technical question, how do you ensure confidentiality and trust in your counseling session? कोई गोपनीयता और विश्वास दोनों को सुनिश्चित करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए वहां चैलेंज ये आता था कि वो विश्वास कैसे करे। अगर आप प्रोफेशनली वकील हैं तो आपसे कोई काउंसलिंग क्यों लेगा, लेकिन अगर वो किसी को सर्च कर रहा है जो जानता है, सर्च किया तो वो मेरे पास आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कहीं कुछ ऐसा सर्च किया या माउथ पब्लिसिटी किसी से मिली कि कोई है, एक वकील है जो इन चीजों को ऐसे करता है, तो वो लोग आते थे। तो चैलेंज यही होता था कि वो एक बड़े पद पे होते थे और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता था जिसे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट कहा जाता है कि हमारी जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो आप किसी से साझा नहीं करोगे। और काउंसलिंग की जो गाइडलाइन है, जिसपे एक लॉ भी है कि जो भी सेशंस होंगे उसमें एक गाइडलाइन है कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होंगे। और आज हमारे साथ ये समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या मेरे साथ काफी रही क्योंकि मैं एक वकील हूं, तो एक वकील पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके काउंसलिंग या थेरेपी को लेकर। लेकिन एक तरफ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमने पारिवारिक समस्याओं को काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू ही रिजॉल्व करने की कोशिश की, और जाने अनजाने हम भी नहीं जानते थे कि ये हम सीबीटी थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वकालत के पेशे को हम लोग ज्यादातर वैकल्पिक रूप से लेते हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, तो हो सकता है कि हमने समस्याओं का समाधान दूसरे तरीके से निकाला। लेकिन ये चैलेंज जो आप बता रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रखना, ये चैलेंज होता है, लेकिन हम इसके बारे में अपने क्लाइंट के साथ पहले ही सारी चीजें साझा करते हैं। अगर वो चाहते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है 500 रुपए के स्टाम्प पर, या उनकी अपनी सहमति होती है। उसके बाद पहले समस्याएं थी लेकिन आज नहीं है। Sir, moving to the next question, how do you handle situation where legal action contradicts with psychological advice? ऐसी स्थितियों को आप कैसे संभालते हैं जहां कानूनी कार्रवाई मनोवैज्ञानिक सलाह का विरोध करती है? शादी के अलग अलग पड़ाव में, अगर शादी को 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है या 5 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग समाधान होते हैं, चाहे वो कानूनी रूप में हो या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगर मान लीजिए किसी शादी में 6 महीने में 1 साल में ही समस्या आ रही है और वो समस्या ऐसी है कि उसमें तलाक होना ही एक डिसीजन लिया जाना है, मतलब तलाक ही होगा, तो वहां पर लॉ के अकॉर्डिंग एक जो समस्या आती है वो है, जैसे कि जब नई शादी होती है तो उसमें हम इंडियंस बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, और कोई शादी 6 महीने में 1 साल में टूट रही है, कोई बच्चा नहीं है, तो हमारी भी सलाह ये होती है कि इसमें तलाक लिया जा सकता है क्योंकि वहां बच्चे नहीं है। हम पारिवारिक समस्याओं को उनके पारिवारिक संरचना के हिसाब से देखते हैं। तो मान करके चलिए 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, कोई बच्चा नहीं है, और वो समस्या ऐसी है जिसमें कि हमें कानून का उपयोग या इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि मतभेद होते हैं वहां पर। अगर कोई शादी टूट रही है 6 महीने में और शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो वहां पर दोनों पक्षकारों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठता। जो पैसा खर्च हुआ है वो बेटी वाला जो है वो उसको मांगता है, लेकिन वहां पर एक समाधान नहीं निकलता, फिर हम वहां पर कानून का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान करके चलिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया था कि जो पारिवारिक मामले हैं जिसमें कि आपराधिक जो मामले हैं 498 के 85% फॉल्स हैं। और अगर देखा जाए, मेरा जो अनुभव है उसमें यह है कि एक समस्या है शादी के आसपास की, वो है लेन देन को लेकर। समझ पा रहे हैं आप? वो समस्या का समाधान नहीं निकलता और वहां पर जाकर के फिर उन्हें आईपीसी में जो हमने पहले जो अपराध बनाए थे उनका सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो दोनों पक्षकारों के बीच एक सामंजस्य बना करके इसका समाधान निकाला जा सकता है, जैसा कि हम लोग निकालते हैं। अगर हम लिटिगेशन का सहारा लेते हैं तो ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया, आपराधिक मामले होते हैं ये, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, और ऐसे बहुत कुछ ऐसे पुलिस स्टेशंस हैं जहां पर के बहुत सारे जो सीनियर्स हैं जो पारिवारिक समस्याओं को समझते हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं
और वो थाने में ही उनको रिजॉल्व करते हैं। तो कानून का इस्तेमाल शादी के पड़ाव पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए किसी शादी को 5 साल हो गए, हो सकता है वहां पर एक 3 या 4 साल का बच्चा होगा। अगर वहां पर समस्याएं चल रही हैं और तलाक की स्थिति बन रही है, क्योंकि तलाक की स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं होती, वहां वायलेंस भी होता है, वहां अभद्रता होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो इसको संभाल पाना वाकई ही बहुत सरदर्द है और इसमें पूरा ही परिवार प्रभावित होता है। और प्रभावित होने से मेरा मतलब ये सबके साथ उनकी मनोस्थिति बदलती है, उनकी मेंटल हेल्थ पर असर होता है। इसमें अगर मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो नींद की प्रॉब्लम रहती है कि जब रिश्तों में शादी में कोई समस्या आती है तो नींद नहीं आती है, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शादी का डिसीजन जीवन का एक सबसे बड़ा निर्णय होता है और लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी इंडियन जो लड़कियां हैं वो एक अलग भावना से शादी को देखती हैं। तो हर पड़ाव में ये रिश्ता गहरा होता जाता है और अगर समस्या चल रही है तो समस्याएं बढ़ती जाती। तो मान लीजिए 5 साल की शादी या बच्चे हैं, तो वहां हमारा मोटिव यही है कि उस शादी को उन बच्चों की वजह से बचाया जाए जिनका की कोई दोष नहीं। और आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज शायद हमारे देश में साक्षरता अच्छी खासी है। पहले एक समय हुआ करता था जब हमारे देश में साक्षर नहीं थे लोग। आज की स्थिति देखें तो शिक्षा की स्थिति सही है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को सही नजरिए से ही नहीं देख पा रहे। अगर देखा जाए तो हम अपनी समस्याओं को जैसी कि वो हैं वैसे नहीं देख पा रहे। तो पारिवारिक समस्याओं में ज्यादातर एक दूसरे को दोष देते हुए ही मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 5 साल की शादी है तो वहां पर 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं, 10 साल की शादी है और 15 साल की शादी है तो बच्चे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फिर भी है। तो हर उम्र के पड़ाव में या शादी के पड़ाव में हमारा जो कानून का जो इस्तेमाल है वो अलग तरीके से होता है और उसमें हम सबसे बड़ी चीज देखते हैं पारिवारिक सदस्यों का हित, जिसे हम बोलते हैं विवेकपूर्ण एक तरीका, क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं, ये समाज से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं। भले ही आज ये संस्थाएं जो बनाई हैं पारिवारिक समस्याओं के लिए वो सही रूप में काम नहीं कर रही, लेकिन इसको सही रूप में अगर वो काम करे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू अप्रोच काउंसलिंग फॉर सुसाइडल थॉट्स? ओके, देखिए हमारे देश में आत्महत्याएं पहले से काफी बढ़ चुकी हैं और आत्महत्या का जो अपराध है वो हमारी न्याय प्रणाली में शामिल किया गया है। अब शामिल किया गया है तो क्यों शामिल किया गया है? कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसको कानून व्यवस्था में क्यों रखा गया? उसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण रहे हों, क्योंकि हमारे जो विधि का शासन है या कानून का जो निर्माण हुआ है उसमें मनोवैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाता है। अपराध शास्त्र में भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारा एक मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। जैसे कि समाज शास्त्र में एक विषय है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। एक इसके पीछे का एक मेरा पुराना एक वाक्य है। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज के पीछे ही एक जेल थी और समाज शास्त्र का एक टॉपिक था कि कोई जन्म से अपराधी नहीं होता। तो हमारे प्रोफेसर जो हैं वो जेल का विजिट कराने के लिए हमें लेके गए और शायद हो सकता है कि मेरे जीवन का वो एक इस क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम करीब 100 स्टूडेंट थे, हम पहली बार जेल में गए और हमारे हाथ में एक पट्टा बांधा गया, तब हम उसमें अंदर गए। और वो धौलपुर की जेल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, मैं धौलपुर से ही बिलोंग करता हूँ। तो जब हम जेल में गए तो वहां बहुत सारे अपराधियों के साथ हमारी बातचीत हुई और हमें ये जानना था कि कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, उसकी बाहरी स्थितियां कैसी हैं, उसका मनोविज्ञान कैसा है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, तब जाकर के वो कोई अपराधी बनता है। तो मैं सरप्राइज हुआ, वहां मैंने देखा कि जिन्होंने मुझे तृतीय क्लास में पढ़ाया था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा आचार्य जी हम बोलते थे उनको, और मैं तृतीय क्लास तक उनके साथ पढ़ा। तो मैंने उनको जेल के अंदर देखा, मैंने उनसे पूछा कि आप, तो पता चला वो चोरी के आरोप में थे। फिर मैं एक हमारे पास में एक मर्डर हुआ था जिसने अपनी पत्नी की बहुत निर्ममता से हत्या की थी और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, 2 उसके बच्चे थे ये, और उसने अपनी पत्नी को मारा था और उसने सरेंडर किया था। ये उस समय की घटना है जब मैं लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता, ग्रेजुएशन में था। मैं उनसे भी मिला। फिर वह वहां पर एक और कैदी थे जिन्होंने एक किसी अपने दोस्त की बलि दी थी, जिसमें 2 लड़कियां 2 लड़के शामिल थे। वो भी उसी जेल में थे। वो शिमला कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो जहां अपराध होता है उनको वहीं रखा जाता है और वो ट्रायल चल रहा था तो वो उसी जेल में थे। लेकिन हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं उस अपराधी से मिला जिसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। उसने बताया मैं तो अपनी पत्नी को प्यार करता था, हम लोग भी जानते थे क्योंकि नजदीक का मामला था, वो प्यार करता था, वो दोनों बच्चों को घुमाता था, खेलता था, कूदता था। लेकिन मर्डर करने के तुरंत बाद उसने सरेंडर भी कर दिया था। और हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अगर आचरण सही है, सब कुछ सही है, तो पूरी सजा काटने की जरूरत नहीं है, उसको रिलीज मिल जाता है। तो 3 साल बाद या 4 साल बाद वो घर आ गए थे और अभी उन्होंने शादी कर ली है और परिवार चल रहा है। और वहां पर कुछ डाकू भी थे जो उम्र कैद काट रहे थे।
जिसमें से ज्यादातर डाकू खुले हुए थे और वो चाय पानी देना, सबका व्यवस्था करना, वो उनका आचरण अच्छा था, तो वो ये कर रहे थे। तो जेल में कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिली जो पश्चाताप की वजह से हो या उस वहां के वातावरण की वजह से हो, तो ये तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ कैदी हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं और वो खुले हुए हैं और वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सजा का जो प्रावधान है वो सार्थक रूप में काम कर रहा है। कुछ कैदियों के साथ मतलब कि सजा का मतलब यही है कि आपको पनिश किया है और अब आप जेल में जाकर पश्चाताप करो। पश्चाताप करोगे तो समाज में जाकर के आप पुनः अपनी स्थापना कर पाओगे, सामाजिक जीवन में जा पाओगे। लेकिन अभी के आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि कोई अपराधी सजा काट करके आ रहा है तो वो वापस से उस समाज में स्थापित नहीं हो रहा, बल्कि वो बड़ा अपराधी बन रहा है। ये अभी की व्यवस्था है। तो ये बहुत बड़ा अंतर मैंने अभी देखा। अभी मैं जेलों में कभी कभी कैदियों से मिलना मेरा होता है, तो उसमें से एक ऐसा कैदी जो जिससे मैं हाल ही में अभी 2018 में मिला, वो एक जेल में बंद था, सीकर जेल। तो मैं इसको रिलेट करूंगा सुसाइड से, क्योंकि प्रॉपर वे में समझना जरूरी है। तो ये वो कैदी थे जिन्होंने ये अपराध। अब मैं बात करता हूँ कि सुसाइड, वैसे तो सुसाइड से काफी लोग मर रहे हैं, और इसमें जब एलिगेशन लगता है किसी के पास, क्योंकि सुसाइड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क छोड़ करके जाता है। अगर उसने आत्महत्या की है तो किसी को नहीं पता होता, सुसाइड नोट छोड़ा है तो उससे ओपिनियन लिया जा सकता है। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास आया जिसमें कि 2018 का ये केस था, और इसकी वाइफ ने, जो लड़का था जो अपराधी था, उसकी पत्नी ने शादी के 12वें महीने में सुसाइड किया। हमारे इंडिया के अंदर जब सुसाइड होता है, पत्नी सुसाइड करती है, तो बाहर खबर ये आती है कि मर्डर कर। तो ये केस ऐसा ही बना। अगले दिन जो न्यूज थी पेपर में कि फलाने ने फलानी का हत्या कर दी, और वो जो जिसकी पत्नी ने आत्महत्या की थी वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, वो भजन गायक था, 14 साल की उम्र से भजन गाता था, और 12वीं शादी के 12 साल में 12 महीने के अंदर ही 11वें महीने में उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी था। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था में जब सुसाइड केसेस होते हैं तो मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की राय ली जाती है, जो मान्य होती है। अगर मान लीजिए उस सुसाइड नोट से ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो अपराधी है, लेकिन वो बेवजह वहां पर एक अपराधी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, और कोइंसिडेंटली उसकी जमानत 5 बार खारिज हो चुकी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और उस समय 2018 की बात करें तो मुझे यहाँ आसपास ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिला जो अपनी ओपिनियन दे, क्योंकि कोई भी कोर्ट कचहरी में फंसना नहीं चाहता। बड़े मामले हैं, हत्या का मामला है, कोई भी इसमें अपनी राय नहीं देना चाहता। आप समझ पा रहे हैं हमारी कानूनी व्यवस्था में ये कुछ खामियां भी हैं। इसीलिए हमें कभी कभी लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट जाकर के कुछ चीजें करें। आप यकीन नहीं करेंगे, वो अपराधी नहीं था और उसको करीब 2018 का ये मामला था। 2018 से 2019 कोविड के आने तक वो जेल के अंदर था। मैंने उसको पर्सनली विजिट किया। तो सुसाइड के जो कारण हैं, आप रिलेट करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अपराधियों की बात की, तो वो तो अपराधी बने क्योंकि उनके पास एक अलग माइंड होता है, उनका एक माइंडसेट अलग होता है, और जिनके पास एक अलग ऐसा माइंडसेट नहीं होता है वो सुसाइड करते हैं अपनी स्थितियों से संभलना। तो सुसाइड में बहुत सारे कंटेंट हैं जो मनोविज्ञान से रिलेट कर, जैसे कि इस केस में जो सबसे बड़ा कारण था हीन भावना। मेरा पति है, सुंदर दिखता है, वो हजारों लड़कियों के सामने पेश आता है, लड़कियां उसके सामने आती हैं, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मैं हाइट कम है मेरी, मुझे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ये इस तरीके की चीजें, अगर कोई छात्र है, स्टूडेंट है, उसके साथ अलग चीजें होती। तो सुसाइड के मामले में अगर देखा जाए तो उसकी बाहर की स्थितियां प्रभावी होती हैं। अगर हमने बच्चों पे भी काम किया तो वहां पे सबसे बड़ी चीज निकल के आई, अगर मैं केवल उन छात्रों की बात करूं जो घर से दूर रह करके पढ़ाई कर, जो वाकई ही किसी पद के लिए या किसी एजुकेशन में अपना लक्ष्य बना करके काम करेगा, तो जरूर वो आर्थिक स्थिति उसकी कोई खास नहीं होगी। अपने आसपास देखेंगे तो जिनके पास बहुत पैसा है उनके बच्चों को देखो, वो बिजनेस या ऐसी चीजें कर रहे हैं। बड़े पद पे जाने की बात करेंगे तो ज्यादातर वो ऐसे ही तबके से मिले। ये आंकड़े हैं, आप इसको जांचने की कोशिश करेंगे तो ये मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई पिता बड़ी पूरी उम्मीदों के साथ उस बच्चों को पढ़ा रहा है और वो एक ऐसी एज में अकेला उस प्रतियोगिता में या उस चैलेंज को पूरा करने में अपना पूरा समय दे रहा है, और गलती से वो किसी गलत रास्ते पर चला जाता है, जिससे कि उसकी जो पढ़ाई वो कर रहा है उसमें व्यवधान आते हैं और उसके एग्जाम नजदीक आते हैं, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता है। उसके पास बहुत सारे ऐसे दबाव होते हैं, उसकी कुछ भावनाएं होती हैं जो एकदम से प्रभावी होती, और ऐसी स्थिति में उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जिससे कि वो साझा कर ले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके आसपास ऐसा कोई नहीं होता, उसकी अपनी खुद की मनोस्थिति ऐसी होती है कि वो अंदर ही अंदर अपने आप को सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, और उसमें सबसे साधारण सबसे आसान तरीका उसके पास आता है खुद को खत्म कर देना। तो ये पेरेंटिंग
जिस तरीके से होती है एक बच्चे की, उसके साथ भावनाएं बनती हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनकी भावनाएं में हीन भावना होती है, खुद को कमतर आंकना या स्थिति या परिस्थितियों से उनको संभालना नहीं आता, उनके साथ ये चीजें होती हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें, थेरेपी का इस्तेमाल करें, तो इन चीजों को दूर किया जाता है, और हमारी टीम ये चीजें करने में कारगर है, क्योंकि आज हमारे पास काफी थेरेपिस्ट हैं। अगर 20 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा था तो उस समय थेरेपिस्ट नहीं होते थे, तो हम नेचुरल थेरेपी जो होती थी उनका इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट जो होते हैं वो हमारे मनोविज्ञान से रिलेट करते हैं। हमारे आसपास जो चीजें गतिविधियां हो रही होती हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव होता है, और उसी का कोई समाधान व्यक्ति ढूंढता है, और उसमें सबसे आसान तरीका उसको लगता है कि अपने आप को खत्म कर लेना। आवाज। Moving to the next question, what are the benefits of animal assisted therapy? देखिए, अगर हम अपने देश की ही बात करें तो चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, आपको कोई ना कोई जानवर उनके आसपास मिलेगा, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो। अब मैं इस चीज को उस लेवल से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें उनको क्यों शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि थेरेपी में भी किसी जानवर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो। कहीं ना कहीं जब आपके पास ऐसे कोई जीव हो, जानवर हो, जो अनकंडीशनल आपसे प्यार, उसका हमारे मनोविज्ञान पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई एकाकी जीवन जी रहा है या रिश्तों में अलगाव है, तो वहां पर एक एनिमल वो काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर पाते। इसीलिए ज्यादातर जहां पारिवारिक समस्याएं होती हैं, खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज जहाँ होती हैं, हम वहां पर किसी भी एक एनिमल को चुनते हैं, जिसमें ज्यादातर हम डॉग को चुनते हैं, और ये 100% सक्सेस होती है। लेकिन इसका ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, वो जानवरों के साथ डील कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जहां जहां पर हमने इस चीज को इस्तेमाल किया है, वहां एक अलग सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। जनरली अगर आपके घर में अगर डॉग है और आप शाम को घर आते हैं, तो आपके बच्चे आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन वो जो डॉग है वो आपके पास आएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी दरवाजा खोलने आए, लेकिन उससे पहले वो डॉग आ जाए, और आप जो भी आपके अंदर जो समस्याएं हैं वो एकदम से गायब हो जाएंगी। इसका प्रभाव बहुत तेजी के साथ होता है, और ये बहुत हेल्पफुल रहा मानसिक रूप से। तो एनिमल थेरेपी का इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं। Moving to the next question, how do you help clients cope up with depression? देखिए, डिप्रेशन शब्द अपने आप में ही बहुत डरावना सा, भयानक सा लगता है। 5 साल से ये शब्द ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है, जबकि हमारे अनुभव में ये आया है कि हमारे देश में डिप्रेशन के मरीज ज्यादा नहीं है, बल्कि लोग अपने आप ही कुछ ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ। पिछले दिनों में बहुत आश्चर्य में पड़ा जब 10th के 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे, और वो इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे थे, यार मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा हूँ। एक समय था जब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। राइट। अब मैं इन्हीं शब्दों को अगर हिंदी में बात करूं, तो हम कभी नहीं कहते कि मैं चिंता महसूस कर रहा हूं, हम कभी नहीं कहते कि मैं चिंता महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बोलना अपने आप में कम से कम आप जागरूक हैं कि आप चिंता में हैं। लेकिन आप चिंता में हैं और आप ये नहीं कह रहे कि मैं चिंता में हूं, तो चिंता ज्यादा है। तो मानसिक बीमारियां जो हैं उनके बारे में अभी लोगों की जो राय है या उनका जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। हम मानसिक बीमारियों में हम उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका भी अपना एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। अगर एक बच्चा है और वो अभावग्रस्त नहीं रहा, उसके माँ बाप ने उसकी पेरेंटिंग बहुत अच्छे से की, बहुत उसको ध्यान दिया, कभी उसके अभाव नहीं रहे, और 17 साल की उम्र में उसको जब रिजेक्शन मिलता है बाहर, तो वो डिप्रेशन में आता है। और जितना ज्यादा इसका प्रचार होता है, ये उतना ही ज्यादा और ज्यादा प्रभावी होता है। तो आज ये ज्यादा लोगों से सुन रहे हैं, तो ये मानसिक बीमारियां ज्यादा हवा ले रही हैं। जबकि हमारी संस्कृति में, अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, तो वहां पे मनोवैज्ञानिक विकारों की बात ही नहीं आती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात ही नहीं आती है। इसका कुछ तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा। ये पश्चिमी संस्कृति की देन है, ये पश्चिमी संस्कृति से आया है। फिर से एक गलती हो रही है, जैसे कि अल्कोहल को हमने गलत तरीके से ले लिया, हनीमून को अलग से ले लिया, इस बार हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी अलग तरीके से ले रहे हैं। जबकि देखा जाए तो वो हमारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को अभी जागरूकता नहीं है, हम इसको अलग तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें भी पश्चिमी संस्कृति को ही शामिल किया जाए। ये हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमने इतने सारे त्योहार पर्व इसीलिए रखे हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ सही रहे। इसको उजागर नहीं किया, हमारे शास्त्रों में कभी इन चीजों को लेकर के अलग तरीके से बात, हमारी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बात आती है तो हम अहंकार को पहले रखते हैं, हम क्रोध को पहले रखते हैं, लालच को रखते हैं, हम
लोभ को रखते हैं, ये मानसिक विकार है। इन्हीं से ही मानसिक स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है। अगर आप अहंकारी हैं तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। अहंकार जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें नार्सिसिज्म जैसे डिसऑर्डर होंगे। अहंकार है तो उसमें गुस्सा भी होगा, क्रोध होगा, वो हर चीज, गलत चीज को भी सही साबित करने की कोशिश करेगा। वो अपने परिवार में एक मुखिया है लेकिन उसको इसका अहंकार है। तो ये है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये बीमारियां हैं जो हमारे शास्त्र बोलते हैं। इसी चीज का इस्तेमाल पश्चिमी संस्कृति में मनोविज्ञान में किया, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। ये अगर हम इसको अच्छे से जान पाएंगे तो हो सकता है कि हमारे देश में मनोविज्ञान का जो विषय है उसको एक सही दिशा मिलेगी। अभी हर कोई मनोवैज्ञानिक है। आज हम जब गूगल पे देखते हैं तो 2017 की मैंने बात की तो कहीं पे भी ये चीजें नजर नहीं आती थी। तो आज बच्चा भी डिप्रेशन की बात कर रहा है, एंजाइटी की बात कर रहा है, लेकिन संभालने का काम किसका है? मनोवैज्ञानिक का। आप यकीन नहीं करेंगे 2016 का एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है जिसमें कि मनोवैज्ञानिक कौन होगा इसका क्वेश्चन मार्क है। ये मामला नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं उनको लेकर के, इसमें न्यायालय ने पहले संज्ञान लिया और उसमें आदेश दिए कि वहां का जो कलेक्टर है वो इसको देखे। ये अजीब सी बात है। न्यायालय में अगर कोई मानसिक बीमारियों पर बात हो रही है तो उसका काम, उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को दी जा रही है। कारण देश में मनोवैज्ञानिक है ही नहीं। अगर 2019 से पहले के आंकड़े निकालो कि किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स मनोविज्ञान के छात्र रहे, क्लास खाली थी, क्लासेस खाली थी। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर रिश्तों में, परिवार में समस्या आती तो वकीलों के पास आता। हमारे पास अनुभव है और जितना भी हमने मनोविज्ञान में जाना पढ़ा उसका सहारा लेकर के हम आज यहाँ इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे देश में मनोविज्ञान के क्षेत्र में ना तो अध्ययन हुआ ना रिसर्च हुए। आज आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग रिश्ते और परिवारों पर सलाह देते हुए मिलेंगे। ये एक बहुत चौंकाने की बात है, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो अपनी ही भावनाओं को सिर्फ लोगों के सामने साझा कर रहे हैं और लोग उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल पहले कभी भी कोई भी क्लाइंट हमारा इन चीजों से अवेयर नहीं था। आज वो आता है तो पहले से बहुत सारी जानकारियां लेकर के आता है। वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैं बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं मुझे। वो मानसिक बीमारियों को ज्यादा ले रहा है, इनको हवा मिल रही है। और रिश्तों को लेकर के बात करें तो हर कोई किसी ना किसी को दोष दे रहा है। अगर आप दोष देते हैं किसी को तो समाधान नहीं निकलेगा। जब खुद की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि मैं गलत हूं, इसका रियलाइज करते हैं, तो शायद हो सकता है कि एक सही स्थिति बने। लेकिन ये करेगा कौन? तो हमारा न्यायालय भी अभी ये सोच रहा है कि मनोवैज्ञानिक कौन होगा। हमारे देश में अभी स्थिति ऐसी है मनोविज्ञान को लेकर के, क्वेश्चन मार्क। अभी कुछ हाल ही में चेंज भी किए, कुछ कोर्सेज थे जिसमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर को शामिल किया है। अब तक शामिल नहीं था ये। तो मानसिक बीमारियों के बारे में हमारे देश की संस्कृति यही कहती है कि इनको उजागर ना किया जाए, इनको अलग अलग तरीके से इनका समाधान निकाला जाए। जैसे कि हमारे संस्कृति में हर दिन निर्धारित होता है जिसमें ग्रह, नक्षत्र, हमारे शास्त्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल है। जीवन शैली बिल्कुल अलग है। मनोविज्ञान को लेकर के ही हमारी एक जीवन शैली निर्धारित हुई जिसे हम सनातन जीवन शैली बोलते हैं। तो आप इसमें जितने ज्यादा अध्ययन करेंगे, जैसे ही इसके तरफ बढ़ेंगे, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो मनोविज्ञान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो हमारे शास्त्रों की भी यही कोशिश रही। श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि कैसी भी स्थिति है, आपकी भारी स्थिति कैसी भी हो, आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थिर हैं तो ये अच्छी स्थिति है। तो हमने भी हमारा जो काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं वो भगवत गीता को लेकर के उसको आधार बना करके ही हमने डिजाइन किया और हमारा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो वहीं से लिया गया है। और हमारी कोशिश ये है कि जो नए छात्र हैं वो हमारे साथ शामिल होकर के हमारे साथ इन चीजों को साझा करें ताकि वो उन्होंने जो पढ़ा है वो सार्थक रूप में आए। अब इसमें एक नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि जो मनोविज्ञान के छात्र वो वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो आज काउंसलर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ा। आप किताब में उठाएंगे तो शायद ही मुश्किल से कोई इंडियन ऑथर आपको मिलेगा, प्रोफेसर मिलेगा। वो वेस्टर्न साइकोलॉजी को ही फॉलो कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल इंडियंस के साथ कर रहे हैं। तो फिर वहीं आ रहा हूं कि पश्चिमी संस्कृति और इंडियन जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बिल्कुल अलग। जब आप वेस्टर्न साइकोलॉजी को शिक्षा का माध्यम बनाएंगे, उससे सीख करके जब आप इंडियंस के साथ डील करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है, हमारी संस्कृति अलग। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है जो मैं आपके माध्यम से
क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो लोगों के कानों तक जाएगी। और ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसमें प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो इस बात को वो समझ पाएंगे। और मैं इस चीज को कंफर्म दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 20-30 सालों में ऐसा कहीं पे भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, ना रिसर्च हुए हैं, ना इसमें किसी को कोई ज्यादा अनुभव है, क्योंकि काम करने का मौका ही नहीं मिला। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो समस्याओं के साथ जो काम करने वाले होते हैं वो या तो सोशल वर्कर होते हैं, या हमारी मीडिया होती है, या हमारा पुलिस प्रशासन होता है, या हमारे कुछ गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा समुदाय है समस्याओं के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है हमारे वकील। क्योंकि किसी के साथ भी कोई सामाजिक, क्योंकि हमारे साथ जब भी कोई समस्या आती है, कोई विवाद होता है, तो हम वकीलों के पास ही जाते हैं। हम सीधा किसी मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते, हम ऐसे किसी समाधान के लिए नहीं जाते, हम इन्हीं के पास जाते। तो कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र को अलग रूप में देखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए नया है। और मैंने कुछ चीजें आपके सामने ऐसी रखी हैं जिनको जांचा जा सकता है, क्योंकि हमने जिस तरीके से काम किया है वहां पर निष्कर्ष हैं, रिजल्ट्स हैं। जब लगातार आप 20 साल तक किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास एक अनुभव होता है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक मीडिया कर्मी हो, या फिर कोई अदर। तो लगातार जब आप काम करते हैं, समस्याओं के साथ काम करते हैं, तो आपको जड़ पता है, रूट कॉज पता है कि इस देश की असल समस्याएं क्या है। देश में बदलाव हो रहे हैं, देश में भी बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं, और इस बार चीजें व्यवस्थित रूप में नजर आ रही हैं। तो हमें लगता है कि हर कोई ही अपने देश के लिए काम कर रहा है जिनके पास अपना अनुभव है। और अगर अनुभव से कोई चीज कोई किसी के सामने रख रहा है तो इसमें शिक्षा का अलग योगदान है और अनुभव का अलग योगदान है। तो कहने का मतलब यह है कि मानसिक बीमारियों को और मानसिक स्वास्थ्य को अभी जागरूकता की जरूरत है। हमें मानसिक बीमारियों को हवा नहीं देनी है, क्योंकि इसका भी अपना एक प्रभाव होता है। अगर कोई किसी को ये बोलता है कि आप बहुत गुस्सीले हैं, आपके अंदर बहुत अग्रेशन है, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। हम इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हमें इसके साथ डील करना आता हो। अगर कोई गुस्सीला इंसान है तो किसी को भी उसके साथ डील करना नहीं आता, और ना ही ऐसी कोई योग्यता किसी के अंदर है कि कोई गुस्सीला इंसान है तो उसके साथ हमें कैसे डील करना है सिखाया गया हो। अगर कोई भावुक व्यक्ति है तो उसके साथ कैसे डील करना है हमें नहीं आता, हम उसको अकेला छोड़ देते, या ये कह देते हैं कि वो शांत स्वभाव का है। मैं एक दिन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ जब मेरे पास एक 11th क्लास के बच्चे को लेकर के पेरेंट्स आए, और दोनों ही पेरेंट्स प्रोफेशनली डॉक्टर थे। वो बच्चा शांत स्वभाव का था, 11th क्लास में उसकी 95% थी, वो बायोलॉजी का स्टूडेंट था। और वो ये बोल रहे थे कि हमारा बच्चा तेज नहीं बोलता है, उछलता कूदता नहीं है, शांत रहता है। हमने बोला ये अच्छी स्थिति है। हमने बोला कि अच्छी स्थिति है, हमारे पास तो वो पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, दिन भर बोलते ज्यादा हैं, शोर करते हैं, और आपका बच्चा तो बिल्कुल सही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब बच्चे के साथ काउंसलिंग सेशन हुआ तो पता चला कि उसने फ्राइड की बायोग्राफी पढ़ी थी। फ्राइड के बारे में आप जानते हो शायद, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, और उनके एक बायोग्राफी है। उसका इतना असर हुआ उस बच्चे के ऊपर कि वो एक स्पिरिचुअली उसके अंदर एक क्रिएटिविटी आई, उसके अंदर आध्यात्मिकता भी आई, जिससे वो चीजों को अलग तरीके से देख। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हमने उनके पेरेंट्स को ये बोला तो वो फिर उनको मनोचिकित्सक के पास लेकर गए, जहां पर उसने बहुत सारी उसको मेडिसिन लिखी और वो उसको वही दे रहे थे। तो ये एग्जाम्पल उन लोगों का है जो मेडिकल फील्ड में है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो शारीरिक बीमारियों को का निदान करते हैं, चिकित्सा करते हैं, वो भी इस चीज से अनभिज्ञ हैं। अगर पारिवारिक समस्या है तो वहां पे भी हमारे सामने बहुत चैलेंज आता है एक डॉक्टर के साथ डील करना। तो मानसिक स्वास्थ्य अभी चैलेंज है इंडिया में, और लेकिन ये हवा ले रहा है, लेकिन ये नकारात्मक रूप से ले रहा है। जैसे कि अगर कोई कैंसर की बीमारी आई तो हमने इसको पॉजिटिव में लिया, हमने चीजों को, गलत चीजों को करना छोड़ देते हैं। अगर खान पान गलत है, जैसे किसी को शुगर है तो वो खान पान को चेंज कर लेता है, कैंसर की बीमारी है तो वो और कुछ उपाय सोचता है। लेकिन मानसिक बीमारियों में हम उल्टा चल रहे हैं। तो जब हम उल्टा चलेंगे तो इसके परिणाम भी कुछ अलग होंगे। और अभी जो टीन एज के जो बच्चे हैं उनके साथ ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पेरेंटिंग अभी की है, जो 15 साल की पेरेंटिंग है, उसमें बच्चों का ध्यान बहुत रखा गया, उनको अभाव में नहीं रखा गया, और उनको हर सुविधाएं दी गई। हम ये भूल गए कि वो कैसे बच्चे बने। उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत जल्दी प्रभावित होता है जब वो अभावग्रस्त होते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद बच्चा बाहर जीवन में जाता है, दोस्तों के साथ रहता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। और पेरेंटिंग ऐसी हुई है कि जिसमें माँ बाप के साथ बच्चे बात ही नहीं करते खुल के, तो माँ बाप भी उस समस्या तक नहीं पहुंच पाते। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस की जरूरत, और इसी को लेकर के हमने एक ई दिशा फाउंडेशन संस्थान नाम से एक संस्था है हमारी, क्योंकि हमें लगा कि हमारे देश के लिए जरूरी है।
और हमारे पास एक अनुभव है, और इस क्षेत्र में जो काम करेंगे हम उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए हम जैसे कि अवार्ड उनके लिए, अगर वो इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ भी शामिल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग है, ये उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ा, हम बात कर रहे हैं इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जो लोग शामिल होते हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत विभिन्नताओं के साथ है। जैसा मैंने पहले भी बात की, हर 50 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती हैं, तो हमारा मनोविज्ञान उसी चीजों से प्रभावित होता है, तो ये हमारे यहाँ ज्यादा है। Right, right. Sir, moving to the last question, please share your thoughts and suggestion for the युविराम के जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको आज सुन रहे थे। आपने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें बताई आपने, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंसलिंग के लिए आपने बताई, एंड द लीगल एस्पेक्ट्स आल्सो। तो सर, जस्ट टू सम अप ऑल दीज थिंग्स, और क्या क्या पॉइंटर्स हैं, एंड आपकी जो ई दिशा जो है संस्था है, उसमें क्या कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, क्या होते हैं सर, इसके बारे में सर बताइए। देखिए, अभी हम लोग जो बड़ी समस्या बनी हुई है उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर के जैसे मैंने अपने विचार बताए कि अभी जागरूकता की जरूरत है, लेकिन अगर हम देरी करते हैं तो हमारे परिवारों की स्थिति थोड़ी सी सही नहीं है, वहां पर समस्याएं ज्यादा हैं, संघर्ष ज्यादा है, और हमारे पास आज जानकारियां बहुत ज्यादा, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो चीजें खुल रही हैं, तो समस्याएं भी ज्यादा हैं। हमारे देश में ज्यादातर क्या होता है कि समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं, तब हम उसके समाधान निकालें, चाहे इक्वलिटी का राइट हो। आज जो पेरेंटिंग हुई उसमें बच्चे पढ़े लिखे हैं, वर्किंग में हैं, तो एजुकेशन जो है वो हमें ज्यादा प्रभावित कर रही है, साथ में हमारे पास जानकारियां ज्यादा हैं, वो हमें ज्यादा प्रभावित कर रही है, और ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, हम चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि जानकारियां अगर आपके पास ज्यादा है तो आपकी इंटेलिजेंसी आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करती, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है और हमारा जो कानून बना है और हमारी जो समस्याएं हैं, वहां पर अभी कोई सही तालमेल नहीं है, और कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, किसी लोगों के पास ऐसी योग्यता नहीं है जिससे कि वो इसको सही रूप में दिखा पाए। ह्यूमन बीइंग को चलाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें आती है आपकी इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, फाइनेंशियल नीड, और एक आती है सोशल नीड। तो इसमें बच्चे तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चे ज्यादा शामिल हो रहे हैं, टीनेज वो चीजों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं 35 साल के, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे साथ शामिल नहीं हो रहे, तो समस्याएं आ रही है, हम प्रॉपर वे में इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं ये दावा करूं कि मैंने हजारों शादियों को बचाया, तो मेरे पास शायद ही कोई रिव्यू होगा, क्योंकि इसको भी इसका रिव्यू नहीं दे सकता कोई। अगर मैं बातों में ही आपको ये बोलूं मैंने हजारों शादियां बचाई, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। कुछ जजमेंट आपको ऑर्डर शीट मिल जाएगी जिसमें कि मेंशन कर रखा है कि ये दिशा फाउंडेशन से हमने विवाह मार्गदर्शन लिया और आज हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, तो एक दो जजमेंट ऑर्डर शीट में आपको बता सकता हूँ, रिव्यू कोई नहीं देता, तो ये थोड़ा सा समस्या आ रही है। हमारे पास बहुत सारी वर्कशॉप है, लेकिन हमने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, हम इंडिविजुअली सेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ये नई चीज है। लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग ऑफिस के बाहर आते हैं तो आधे तो वहीं से लौट जाते हैं, अगर बाहर लिखा है पारिवारिक समस्या केंद्र तो वहीं से लौट जाएगा। तो हमने फिर इस चीज को ऑब्जर्व किया, आज हमारा जो क्लिनिक है वो रेजिडेंशियल जगह पे है, और किस फ्लोर पे हमने कहीं मेंशन नहीं कर रखा। लोग आते हैं, कोई सोचता है तो बड़ी इजी वे में आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या है। तो इसमें हमें सहयोग भी नहीं मिल रहा, हम दावा भी नहीं कर पा रहे, कोई रिव्यू नहीं दे रहा, और हम कैसे लोगों के सामने चीजें रखें। अगर आपका सहयोग मिलेगा, आपके थ्रू ये चीजें जाएंगी, तो शायद ये अच्छा होगा, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, और हमारे जो मार्गदर्शन है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो हमने कोशिश की, कुछ वीडियोस डाले, तो उसको कोई क्लिक भी नहीं करेगा। अगर मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि आपको परवरिश करना नहीं आया, हमारे बुजुर्गों को ऐसी योग्यता नहीं है कि वो रिश्तों को कैसे संभालें, शादी को कैसे संभालें, तो ये कड़वी सी बात है, तो पहुंच नहीं बन पा रही है। तो हमारी जो संस्था है, बहुत सारे हमने प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन अभी हमने उनको डिस्क्लोज नहीं किया है, ये गुपचुप तरीके से इंडिविजुअली सेशन जो है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है इसलिए नहीं की, लेकिन हाँ ये कारगर होता है। अगर कोई अपने परिवार के सदस्य के प्रति गंभीर है, चाहे उसका बेटा है, चाहे उसकी बेटी है, पति पत्नी है, उसके माँ बाप हैं, उन दोनों में रिलेशन सही नहीं है, किसी पड़ोसी के साथ है, किसी दोस्त के साथ है, तो इनको बड़े ही आसानी से सुलझाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। तो आज की स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि कोई किसी की आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, रिश्ते नहीं बन पाते हैं, बिलीव नहीं हो पाता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, और पहले तलाक के मामले आते थे, और आज पिछले दिनों जब सगाई को तोड़ने के मामले आए तो बड़ा अजीब सा लगा। शादी तो 1 साल 2 साल 10 साल बाद टूटती है, लेकिन जब सगाई के टूटने के लिए कॉल आने लगे
तो ये बहुत अजीब सी स्थिति है। तो मैं यही कहूंगा कि दूसरों की राय, सलाह, मशवरा अभी काम नहीं करेगा। लोग अपनी भावनाओं से प्रभावित हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट से मिलें जो अनुभवी हो, ये सबके लिए ठीक रहेगा। तो कुछ समय के लिए विराम देते हैं। धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जो जी। जिस टॉपिक पे आपने बताया, यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स, समझना जरूरी है इसको। और इट इज नॉट दैट इजी कि हर किसी को इतनी जल्दी समझ में आ जाए। यस इट इज इम्पोर्टेंट टू बिल्कुल। कंसिडर, एंड इसके बारे में बात और होनी चाहिए, इसके बारे में और लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। यस एक थोड़ा सा एक ये रहता है कि साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में लोग कतराते हैं, या उस बारे में बोलने से भी लोग बचते हैं। सो यस जी। दैट इज ट्रू। बट यस, गेटिंग दिस पॉडकास्ट टू द एंड, थैंक यू। आपने टाइम दिया और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, सिंप्लिसिटी से बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया आपने कुछ चीजें। एंड यस वी विल अगेन कनेक्ट एंड कुछ अलग टॉपिक्स में, कुछ और डेप्थ टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे, जिससे और बिल्कुल। थोड़ा सा ईज हो और इस बारे में और लोगों तक बात पहुंचे, एक्सपर्ट से बात पहुंचे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर।